करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन में आप लोग जानते हैं कि जो टॉपिक कॉमन है, जो क्वेश्चन कॉमन है, जो फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, तो उसको क्यों नहीं हम जो है एक ही वीडियो के माध्यम से कर ले, ताकि आप सभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को जो है एक वीडियो कम देखने को मिले। ठीक है ना। क्या फ़ायदा कि इसी चीज़ को हम जो है फर्स्ट ईयर वाले को भी अलग वीडियो देंगे और इसी चीज़ को जो है सेकेंड ईयर वालों को भी अलग वीडियो देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग को एक ही क्वेश्चन में दोनों ईयर वालों को फ़ायदा हो जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट में जो आपके फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी, और यहाँ तक कि ये क्वेश्चन सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज जो है हम लोग 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है ना, मनोरचनाएं के बारे में लेकर आए हैं या रक्षात्मक प्रणाली के बारे में। समझ गए? 10 से 15 नंबर में ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। समझ गए? फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। दूसरा प्रश्न बनता है फ्रैक्चर के ऊपर, जो कि आपके किससे है। फ्रैक्चर आपके फर्स्ट ईयर में जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है और सेकेंड ईयर में जो है फ्रैक्चर आपके MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है। समझ गए ना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, और तीसरा जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो है आपका कि औषधि होता क्या है, मेडिसिन होता क्या है, मेडिसिन देने का कौन कौन से जो है मार्ग है, और मेडिसिन देने का क्या रूल्स है, यानी रूल्स ऑफ 5 का नियम। समझ गए ना। तो ये जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पूछता है। समझ गए? तो दोनों लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली अथवा मनोरचनाएं से क्या समझते हैं। मनोरचनाएं का वर्गीकरण करें। समझ गए? यानी डिफेंस मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, इसके जो है वर्गीकरण करना है। ठीक है ना। अथवा इसी को आप सभी से पूछेगा कि मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है, इसके प्रकारों को लिखकर वर्णन करें। ठीक है ना। तो देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, एक क्वेश्चन जो है 10 या 15 नंबर में पूछता है, एक सिंगल एक क्वेश्चन। समझ गए? बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली। समझ गए ना। मानसिक पर रक्षात्मक प्रणाली क्या होता है, मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म। चलिए जो है हम लोग इसको देखते हैं, या इसी को मनोरचनाएं भी कहते हैं। समझ गए ना। देखिए मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य, मतलब मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा प्रणाली जो होता है, यह कार्य करने के विधिया के तकनीक है। मतलब आप किस तरीके से अपने कार्य को जो है किस विधि के द्वारा करते हैं, वह जो है मनोरचनाएं होता है, जो आपको तनाव और चिंता कम करने के साथ ही द्वंद्व को सुलझाने में मदद करता है। कौन? डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म। ठीक है ना। यह व्यक्तित्व को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब चूंकि यह जो है तनाव चिंता को कम करने के साथ यह द्वंद्व को, जो मन में द्वंद्व चलते रहता है, कॉन्फ्लिक्ट, इसको जो है सुलझाने का भी कार्य करता है। तो यह क्या करता है कि व्यक्तित्व के प्रारंभिक, मतलब प्राइम सिक्योरिटी जो है, प्रारंभिक जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। फर्स्ट सिक्योरिटी ये देता है। जबकि सभी लोग गंभीर भावनात्मक तनाव के संबंध विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि सब लोग एक ही चीज़ का उपयोग नहीं करता है। कोई अगर डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहता है, तो व्यक्ति चाहता है कि हम इस स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाए, और उसके लिए वह कुछ तरीके अपनाता रहता है। समझ गए ना। ताकि हम इस डिप्रेशन से, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, ऐसा करता है ना। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि गलत हो जाता है, लेकिन व्यक्ति जो है उस समय उसको सोच कर जो है तनाव में आ जाता है, चिंता होने लगता है। लेकिन व्यक्ति एक समय सोचता है कि अब इसको गलत चीज़ हो चुका है हमसे, तो अब इससे सोचने से क्या फ़ायदा है, हम इसे भूलकर कोई अदर काम करते हैं। समझ गए ना। यानी वह अपने अंदर जानता है कि ये चीज़ें जो है हमने किया है जो कि गलत है, लेकिन उसको जो है अनैच्छिक रूप से भूलना चाहता है। उसका इच्छा नहीं कहता है कि हम भूलें, लेकिन फिर भी वो जो है अपने इच्छा को दबा देता है अंदर। मतलब उसे जो है अपने अंदर जो है समन कर लेता है, मतलब अपने अंदर जो है उसे दबा लेता है, और जो है वो अपने आगे के सोचने लगता है। तो यह सब एक प्रक्रिया होता है। जैसे प्रतिस्थापन, जैसे कुछ चीज़ें होता है कि किसी भी विस्थापन एक भी मेंटल मैकेनिज्म का प्रकार है। अब जैसे कोई आपको दुख कष्ट देने वाला चीज़ें है, समझ गए ना, तो उसको आप क्या करते हैं कि उस जगह पर कोई ऐसे काम करते हैं जो आपको आनंद दे, जो आपको स्ट्रेस से दूर करे। तो मतलब क्या हुआ कि दुख वाले चीज़ों पर जो है सुख के चीज़ों को लाना, मतलब उसके जगह पर स्थापना कर देना, मतलब उसे विस्थापित करके वहाँ पर कोई और चीज़ ला देना, और जिससे क्या होता है कि जो पहले दुख था, जिससे पहले तनाव था, उससे अब जो है थोड़ा सा तनाव से बाहर निकलने का मौका मिलता है। समझ गए ना। अच्छे चीज़ वहाँ पे विस्थापित करके, चीज़ को समझ गए।
तो इसी प्रकार से जो है ये काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म, मोड मेंटल मैकेनिज्म, समझ गए ना। जो व्यक्तियों की यह एक चूँकि विधि होता है, यह एक तकनीक है जिसका उपयोग करके जो व्यक्ति होता है अपने चिंता अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, साथ ही द्वंद्व को सुलझाने में यह क्या होता है, मदद करता है। कौन? डिफेंस मैकेनिज्म। यह व्यक्तित्व को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि कुछ लोग जबकि सभी लोग जो है गंभीर जब भावनात्मक तनाव के समय होते हैं तो वह अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में इनका निरंतर प्रयोग समस्याओं का संकेतक है, समझ गए ना। अगर बहुत सारे परिस्थितियों में अगर आप इस डिफेंस मैकेनिज्म का बार बार उपयोग कर रहे हैं अपने समस्या को सुलझाने के लिए, तो यह जो है आपको एक समस्या का संकेत देता है कि आपके अंदर समस्या उत्पन्न हो गया है, समझ गए ना। तो अगर बार बार चीज़ों को अपना रहे हैं मेंटल मैकेनिज्म को अपने द्वंद्व को या चिंता को सुलझाने के लिए, तो यह अच्छी बातें नहीं है। ये आपको जो है एक समस्या का संकेत देता है। जब आप बार बार किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के द्वारा दूर करने का अपने तनाव को, द्वंद्व को, चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं किसी न किसी चीज़ों का उपयोग करके, तो यह जो है आपको एक जो है समस्या का क्या करता है, संकेत करता है। तो इसलिए जो है ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका वर्गीकरण जो है कैसे होता है। तो देखिए संरचनाओं का मतलब मेंटल मैकेनिज्म का क्या वर्गीकरण होता है, देख लीजिए। मनोरचनाओं को उनके परिणामों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखिए मनोरचना जो है मेंटल मैकेनिज्म है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और एक है आपका निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, समझ रहे हैं ना। एक होता है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और एक होता है आपका क्या चीज़। अब देखिए यहाँ पे इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहिए या मेंटल मैकेनिज्म कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ गए ना। तो देखिए पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म या निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, बस दो ही वर्गीकरण में बांटा गया है। हाँ, ये अलग की बातें हैं कि पॉजिटिव में भी 7-8 पॉइंटें हैं और निगेटिव में भी 7-8-9 पॉइंटें हैं। तो कुल मिलाकर इसीलिए यह तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि इसमें भी 7-8 पॉइंटें हैं और इसमें भी 8-9 पॉइंटें हैं, तो इसीलिए तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो चलिए हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं कि दोनों में कौन कौन से पॉइंट है। आपको सबसे पहले पॉइंट याद रखना पड़ेगा। मान गए 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप जो है इस सब में मैटर नहीं लिख रहे हैं, सीधा अगर आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के टाइप्स भी याद है, तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 7 नंबर जरूर दे देगा, 8 नंबर जरूर दे देगा, 2 नंबर काट लेगा, यही ना करेगा। तो कम से कम जो है आपको ये चीज़ें जरूर लिखना पड़ेगा, दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के टाइप को, ठीक है ना। देख लीजिए पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म का कौन कौन से प्रकार है। देखिए पहला है कॉम्पेनेशन। कॉम्पेनेशन मतलब क्षतिपूर्ति, समझ गए ना। कंपनेसेशन क्षतिपूर्ति। दूसरा है सुधार, अनडूइंग, सुधार करना, ठीक है ना। ये सब सकारात्मक वाला है, समझ गए। तीसरा है समझौता करना, किसी भी चीज़ से समझौता कर लेना। तीसरा है नेक्स्ट है दमन, रिप्रेशन, अपने अंदर किसी भी चीज़ को घूट जाना, दमन कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद इनकार करना, डेनियल, मतलब इसमें पूर्णतः व्यक्ति इनकार कर जाता है अपने गलतियों को और दोहराता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, समझ गए। किसी भी चीज़ पर किसी अन्य चीज़ों को लाकर प्रतिस्थापित कर देना जो है प्रतिस्थापन होता है, समझ गए, याद रखिएगा। रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, समझ गए ना। नेक्स्ट है उसके बाद अनडूइंग है, सुधार करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा समरूपता है, आइडेंटिफिकेशन है, और उसके बाद परिष्करण, सब्लिमेशन है। तो ये सब जो है आपके क्या चीज़ का है, पॉजिटिव वाला का। एक बार और देख लीजिए, इसमें जो है सब में 1-2 पॉइंटें 1-2 लाइनें लिखना पड़ता है, लेकिन पहले आप एक कोशिश कीजिए कि नकारात्मक और सकारात्मक में कौन कौन से पॉइंट है, पहले उस पॉइंट को ध्यान में रखिए। अगर मान गए सब में अगर आप 1-2 लाइन नहीं भी लिखते हैं, लेकिन ये पॉइंट सभी अगर याद है, तो आपके एग्जाम में जो है 7 से 8 नंबर जरूर मिल जाएंगे 10 नंबर के प्रश्न में, ठीक है ना। अगर कंप्लीट लिख देंगे तो 9 नंबर 10 नंबर दे देता है, समझ गए ना। ये चीज़ें समझ गए। चलिए तो सकारात्मक मनोरचनाएं में कौन कौन है, एक है क्षतिपूर्ति, एक है आपका सुधार, एक है समझौता, ठीक है ना। किसी को कहीं लिख दीजिए, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। उसके बाद आपका दमन है, इनकार है, प्रतिस्थापन है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है युक्तिकरण है, युक्तिकरण के बाद जो है सुधार है, समरूपता है, परिष्करण है, ओके। उसके बाद जो है आपका ए हो गया, यहाँ पे दयिंड हो गया, ये सकारात्मक वाला दयिंड हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं नकारात्मक वाला में कौन कौन से पॉइंट हैं देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नकारात्मक वाला में यहाँ पे देखिए
निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म या निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म। ठीक है, देख लीजिए। पहला है कल्पना। ये मनोरचनाएं जो है निगेटिव होता है। कल्पना आप करते हैं तो कल्पना मात्र कल्पना ही रहता है, समझ गए ना। प्रत्याहार विड्रॉल मतलब अपने जिम्मेदारियों से भागना, अपने जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना, ये जो है निगेटिव मनोरचनाएं होता है। ठीक है। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन, समझ गए ना, ये भी एक निगेटिव मनोरचना ही है, नकारात्मक। डिसोसिएशन मनोविच्छेद, समझ गए। फिक्सेशन मतलब स्थिरीकरण, उसके बाद है रूपांतरण करभंजन, समझ गए ना। उसके बाद है आपका समन, समझ गए ना। उसके बाद आपका क्या है, समन है, सप्रेशन है, उसके बाद समन है और पॉजिटिव वाला में दमन था, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखिए, प्रतिक्रिया निर्माण है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, रिग्रेशन है, प्रतिगमन है। तो कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, इसी चीज़ को तो आपको अलग अलग करके ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो, इसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे रिपीट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि यह वीडियो है, आप इसको बैक करके एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मनोरचनाएं का क्या महत्व होता है। चलिए इसको जो है हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म का क्या क्या जो है इसका महत्व होता है, देख लीजिए। मनोरचनाएं का प्रयोग दैनिक जीवन में समान व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है, परंतु इसकी मात्रा सीमित व समाज सम्मत होती है। किंतु जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तब मनुष्य अपनी सेल्फ इमेज खोकर मानसिक रोग की ओर ग्रसित हो जाते हैं। सामान्यतः मनोरचनाएं का प्रयोग तनाव, चिंता या संकट के समय में सामंजस्य स्थापित करने में किया जाता है। देखिए आप लोग कभी कभी ये चीज़ आभास किए होंगे कि जब व्यक्ति को लगता है कि हमारा इस चीज़ से नुकसान जा रहा है, हम बार बार इस चीज़ में फंस कर जो है हम इसमें चिंता में या हम इससे तनाव में जा रहे हैं, तो व्यक्ति क्या करता है कि उस चीज़ जो भी काम के प्रति उसको चिंता हो रहा है या तनाव हो रहा है, उस जगह पर जो है दूसरा काम शुरू कर देता है, पिछले वाले काम को जो है क्या करता है, छोड़ देता है। मतलब उस जगह पर किसी और काम को लाकर करने लगता है, जिससे वो व्यक्ति नए कामों में आता है और फिर उसको जो है पीछे वाले कामों धीरे धीरे दिमाग से हटता है, टेंशन कम होता है, एंजाइटी कम होता है। मतलब क्या समझे कि एक जगह पर दूसरे चीज़ को लाना यानी प्रतिस्थापन कर देना, समझ गए ना, विस्थापित कर देना, चीज़ को समझ रहे ना। तो ये सब एक मेंटल मैकेनिज्म, जैसे दमन रिप्रेशन था ना, पॉजिटिव वाला में दमन करना, तो दमन के मतलब क्या होता है कि अंदर ही अंदर अपने किसी भी बात को लेकर अगर चिंता है, कष्ट है, तो उसको जो है भले वो चीज़ें सही क्यों ना हो, भले वो हमारे जीवन में वो घटना हुआ क्यों ना हो, लेकिन हम उसको जो है एक टाइम के लिए अपने चिंता कष्ट को दूर करने के लिए हम कहते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको टेम्प्रोरी रूप से मैं इसको भूलने का प्रयास आदमी करता है, अपने अंदर उसे दफनाने का कोशिश करता है, और वही दमन होता है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें जो है होता है। लेकिन व्यक्ति अगर इस चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने लगता है, बार बार अगर उसको चिंता आ रहा है, बार बार द्वंद्व आ रहा है मन में, लेकिन इस चीज़ का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा वो करने लगता है कोई व्यक्ति अपने चिंता तनाव को दूर करने के लिए, तो फिर वो व्यक्ति जो होता है उसको मनोरोग से ग्रसित होने लगता है, उसको जो है मनोरोग ग्रस्त कर लेता है। क्योंकि बार बार चिंता आना, बार बार टेंशन आना, बार बार जो है स्ट्रेस आना कहीं ना कहीं एक मानसिक रोग का ही जो है लक्षण दिखाता है। हल्का फल्का अगर आ गया कभी कभी तो उसको आदमी को दैनिक जीवन में भी प्रॉब्लम से हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी। अगर वो चीज़ें बार बार आ रहा है और बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे हटाएं लेकिन नहीं हटता है, तो फिर जो है वो मानसिक रोग की तरफ ले चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म मनोरचनाएं का उपयोग जो है मानसिक रोग की ओर संकेत करता है। ठीक है ना। चलिए तो ये चीज़ हो गया। अब इसका महत्व देख लीजिए कि इसका महत्व क्या होता है मनोरचनाएं का। देखिए सामान्य मनुष्य अपने तनाव, उद्वेग व चिंता को अहम की रक्षा कर व्यक्तित्व संतुलन बनाए रखता है। इसका महत्व ये है डिफेंस मैकेनिज्म का कि व्यक्ति इससे अपने रक्षा के लिए, अपने संतुलन बनाए रखने के लिए, तनाव, उद्वेग और चिंता को कम करने के लिए इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट है इनके सीमित प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। व्यक्ति अगर इसका उपयोग सीमित करता है तो जो है उसका मानसिक संतुलन जो है बना रहता है। ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य का मनोरचनाएं के प्रयोग द्वारा मनुष्य समस्या निवारण क्षमता व समायोजन में वृद्धि करता है। इस डिफेंस या मेंटल मैकेनिज्म का उपयोग करके जो भी व्यक्ति होता है वो अपने समस्याओं का निवारण करता है और अपने क्षमता और समायोजन में वृद्धि करता है, समझ गए ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कुछ मनोरचनाएं सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक होती है। कुछ ऐसे मनोरचनाएं डिफेंस मेंटल मैकेनिज्म होते हैं जो समाज के संबंधों के निर्माण में भी सहायता करता है। ठीक है ना। मनोरचनाएं के माध्यम से व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं एवं अपराध बोध की भावनाओं के साथ समझौता करता है। देखिए
मनोरचनाएं जो होता है ये व्यक्ति खुद से क्रिएट करता है, खुद से कोशिश करता है कि अपने चीज़ों को जो है कैसे अपने टेंशन को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, अपने एंजाइटी को दूर किया जाए, और इसके लिए व्यक्ति जो है अलग अलग तकनीकों का जो है यूज करता है, वही तो मनोरचनाएं होता है। अब इसमें जो है व्यक्ति ऐसे कुछ चीज़ों का उपयोग करता है, अगर किसी में दुख है, किसी में अपराध का इच्छा या कुछ ऐसे इच्छा का बोध होता है जो उससे अपूर्ण है, तो उससे को साथ में वो व्यक्ति खुद से समझौता करता है, और यह भी एक प्रकार का समझौता करना भी मेंटल मैकेनिज्म का ही देन है, ठीक है ना। यह व्यक्ति के अहम की बढ़ी हुई चिंता व तनाव से बचाती है। यह व्यक्ति के अहम यानी ईगो से अगर बढ़ा हुआ कोई चिंता है और तनाव है तो उससे भी यह बचाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आखिरी देखिएगा कि रक्षा युक्तियों द्वारा कुंठाजनित तनाव, निराश, असफलता तथा चिंता की प्रबलता में कमी, आत्मसम्मान एवं आत्मरक्षा, ईगो डिफेंस तथा व्यक्तिगत संतुलन में सहायता मिलती है। ये डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, निराशा, असफलता और संतुलन बनाने में, आत्मसम्मान में, ईगो में, सब में रक्षा करता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मतलब रक्षा, समझ गए ना, मैकेनिज्म मतलब रचनाएं, समझ गए ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल से फर्स्ट ईयर में और MSN 2 से सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पे, अस्थिभंग फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है ना। देख लीजिए फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के बारे में कंप्लीट में पढ़ना है। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपके 10 नंबर या 15 नंबर में पूछता है, एक सिंगल क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए कभी कभी आपको 5 नंबर में भी पूछ देगा। देखिए ये अस्थिभंग क्या होता है, हड्डी का बीच में टूट जाना या दरार पड़ना अस्थिभंग कहलाता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा अस्थि अथवा हड्डी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है तो हड्डी या अस्थि टूट जाती है, समझ गए ना। अस्थिभंग से पूर्णतः अपंगता भी हो सकती है एवं कुछ मामले में अस्थिभंग के कारण प्राणभूत अंगों या धमनियों को क्षति पहुंचने से मृत्यु हो सकती है, समझ गए। देखिए अस्थिभंग जो होता है ना, यह अस्थिभंग हड्डियों का एक जो है हड्डियों को बीच से टूटने या उसमें दरार पड़ने को जो है अस्थिभंग कहते हैं, समझ गए ना। जब कोई व्यक्ति अस्थि पर ज़्यादा दबाव या जोर डालता है तो हड्डी या अस्थि जो है टूट जाती है या उसमें दरारें पड़ जाता है, समझ गए ना। अब ये जो दबाव है हो सकता है एक्सीडेंट में भी हो जाए, ये दबाव जो है खुद से भी चल रहे हैं और ऊंच नीच में पैर पड़ गया उससे भी हो सकता है। तो ये जो है अलग अलग कारण पड़ता है जिसके कारण दबाव पड़ता है। जो दबाव हमारे अस्थि या हड्डी नहीं सह पाता है, नहीं झेल पाता है, और वो जो है वहाँ टूट जाता है या उसमें दरार आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अस्थिभंग होने के कारण व्यक्ति में पूर्णतः अपंगता भी होता है। जैसे किसी को गंभीर एक्सीडेंट या गंभीर छत से गिर गया या कहीं चोट लग गया, तो अगर वह गंभीर चोट होता है तो इस कारण से जो है उसका पैर हमेशा के लिए जो है विकलांगता हो जाता है, ऐसा भी होता है अस्थिभंग, समझ गए ना, फ्रैक्चर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अगर स्पाइनल वगैरह, तंत्रिका तंत्र या कुछ ऐसे नर्व या कुछ ऐसे भेन या आर्टरी है उसमें अगर चोट लग गया, वो हड्डी उसको दबा दिया तो जो है जो आर्टरी है जिससे ब्लड सप्लाई होता है या जो स्पाइनल वाला हड्डी है वहाँ पे चोट लगने से वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा और फिर व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है, समझ गए। तो ये फ्रैक्चर बहुत खतरनाक होता है सभी कंडीशन में, समझ गए ना। तो क्या समझे कि फ्रैक्चर हल्का भी होता है और फ्रैक्चर जो है गंभीर भी होता है और फ्रैक्चर आपको मृत्यु भी दे सकता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया, ओके। अब देखिए अस्थिभंग के लगभग 8-10 प्रकार है जिसको दिमाग में रखना बहुत आसान है याद करना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पूछता है। पहला देखिए कंप्लीट फ्रैक्चर क्या है, पहला कंप्लीट फ्रैक्चर है मतलब पूर्ण अस्थिभंग है। इसमें जो हड्डी होती है ना टूट कर दोनों जो है दोनों टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और दोनों में कोई संबंध नहीं रहता है, इसीलिए इसे पूर्ण अस्थिभंग कहते हैं। मतलब जो हड्डी होता है पूर्ण तरीके से टूटा हुआ होता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे दूसरा है अपूर्ण, कंप्लीट के बाद इनकम्प्लीट है। इसमें जो हड्डी होगा वह जो है पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें जो है हड्डी का एक भाग टूटा होगा और हड्डी का एक भाग उससे लगा भी होगा और यही जो है इनकम्प्लीट होता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा यहाँ पे सिंपल फ्रैक्चर है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और सिंपल साधारण। यह सबसे समान अस्थिभंग है, इसमें त्वचा में कोई घाव नहीं होता है, समझ गए। साधारण अस्थिभंग होता है यह नॉर्मल होता है, जैसे हड्डी के अंदर जो है क्रैक पड़ जाना, हल्का सा कहीं चोट लगा और उसमें क्रैक आ जाएगा और लेकिन वह जो है उससे स्किन को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बस अंदर ही थोड़ा सा हड्डी में प्रॉब्लम करेगा, तो यह जो है सिंपल फ्रैक्चर होता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिए खुला या ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर ये होता है, ठीक है ना। कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इसमें त्वचा चोटिल होगा, घाव होगा और ये घाव अस्थि तक पहुँचेगा। कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है
कि इसमें त्वचा पर घाव होगा, त्वचा चोटिल होगा, और त्वचा चोटिल होने के साथ चूंकि यह अस्थिभंग है तो हड्डी तो टूटेगा ही, लेकिन ये हड्डी पर घाव अंदर तक होता है, समझ गए ना। त्वचा सहित अंदर तक हड्डी तक ये घाव पहुंचता है और जो है ये खुला अस्थिभंग होता है, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, कच्ची अस्थिभंग है, समझ गए। इसमें हड्डी इस प्रकार टूटती है कि केवल एक ओर की तंतु कला टूट जाती है और हड्डी झुकी हुई दिखाई देती है, लेकिन टूटी हुई मालूम नहीं पड़ती है। इस प्रकार के अस्थिभंग अधिकतर बच्चों में होता है, ठीक है ना। देखिए, कच्ची अस्थिभंग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब है कि जैसे ये सीधा हड्डी है, ठीक है ना, ये हड्डी है, अब ये हड्डी पर चोट लगा, दबाव पड़ा, अब दबाव पड़ेगा तो ये जो सीधा हड्डी है, हो सकता है ये सीधा हड्डी जो है ऐसे मुड़ जाए हल्का, समझ गए ना, दबाव पड़ा और हड्डी ऐसे मुड़ गया, मतलब अस्थिभंग तो हुआ है लेकिन इसमें एक साइड से हुआ है जिसके कारण इसको पता नहीं चलता है और ये मुड़ जाता है, समझ गए। और ये जो अस्थिभंग होता है ग्रीन स्टिक होता है और यह ज़्यादातर बच्चे में होता है, क्योंकि बच्चा का जो हड्डी होता है कोमल होता है, उस पर दबाव या चोट लगने से वह मुड़ जाता है, एक साइड से ही जो है टूटता है, समझ गए, और झुका हुआ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ट्रांसफर फ्रैक्चर, अनुप्रस्थ अस्थिभंग। इसमें हड्डी अस्थि सारी हड्डियों के आर पार कर देता है। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का मतलब है कि इसमें हड्डी टूटेगा, जैसे आमने सामने का ये हड्डी है, अब मान गए यहाँ से टूटेगा, समझ गए ना, तो ये आगे वाला इधर आ जाएगा, समझ गए, ये जो है आपका इधर चल जाएगा, हड्डी जो है आपके ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ से टूटा है तो ये हड्डी आर पार कर देता है, सभी हड्डी को आपस में आर पार कर देता है, और यही जो है आपका ट्रांसफर जो है फ्रैक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तिरछा ऑब्लिक के जो है फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना, देख लीजिए। इसमें हड्डी के आर पार तिरछी टूट होती है, समझ गए ना, तिरछी अस्थिभंग है, ऑब्लिक अस्थिभंग है, तो इसमें जो हड्डी होता है टूटने के बाद जो है तिरछा हो जाता है, समझ गए ना, और यही जो है तिरछी अस्थिभंग होता है, समझ गए। आठवां है स्पाइनल अस्थिभंग होता है, समझ गए, देख लीजिए। हड्डी के बेलनाकार भाग के मध्य भाग के चारों ओर टूट जाते हैं, समझ गए ना। जैसे स्पाइनल अस्थिभंग के मतलब है कि जैसे समझिए ये आपका हड्डी है, समझ गए ना, ये आपका हड्डी है। ओके, चलिए, ये आपका हड्डी है, अब ये हड्डी जो होता है इसके चारों ओर जो है क्या होगा, टूट पड़ जाएगा, इसके चारों साइड से हल्का हल्का जो है टूट, इसके चारों ओर टूट हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसी को जो है हम लोग स्पाइनल जो है क्या कहते हैं, स्पाइरल है, स्पाइरल अस्थिभंग, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुखंड अस्थिभंग, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब है कि इस तरह की टूट में हड्डी कई भागों से टूट जाती है, मतलब इस प्रकार की हड्डी जो होता है एक ही हड्डी कितने भागों में टूट जाता है, और यह जो है बहुखंडीय अस्थिभंग हो जाता है, मतलब एक हड्डी कई भागों में टूट जाता है, समझ गए ना। तो यही आपका बहुखंडीय कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर होता है। धंसा हुआ अस्थिभंग, अब देखिए धंसा हुआ अस्थिभंग का मतलब है कि जैसे इसमें हड्डी टूटेगा तो टूट कर अंदर ही फंस जाएगा, यानी धंस जाएगा, और इस प्रकार के जो हस्ती होता है ज़्यादातर खोपड़ी और चेहरे के हड्डियों में होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो चेहरा और जो हेड का जो खोपड़ी का जो हड्डी होता है वह फ्लैट होता है, समझ गए ना, उसमें जो है बहुत सारा जो है क्या होता है आपको फाइबर जो है तंतु कला से बना होता है, समझ गए। तो इसलिए जो होता है उसमें टूटने के बाद जो है वह क्या होता है, धंस जाता है अंदर की तरफ, चाहे हड्डी हो चाहे मस्तिष्क में चेहरे का हो, दोनों में जो है मस्तिष्क और चेहरे दोनों का हड्डी टूटने के बाद अंदर धंस जाता है और उसी में जो है फंस जाता है हड्डी, तो ये धंसा हुआ अस्थिभंग डिप्रेस फ्रैक्चर होता है, ठीक है। कुल 10 प्रकार के फ्रैक्चर आप लोग यहाँ पे देख लिए, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंपाउंड, ओपन, समझ गए, कंपाउंड, ओपन, उसके बाद कम्युनिटेड, अनुप्रस्थ, बहुखंडीय, धंसा हुआ, समझ गए ना, तिरछा, ऑब्लिक, समझ गए ना, तमाम तरीके के जो है आप लोग फ्रैक्चर यहाँ पे देख लिए। ओके, चलिए अब इसका कारण क्या होता है देख लीजिए। इसके अस्थिभंग होने का अलग अलग कारण भी होता है, जैसे प्रत्यक्ष चोट का मतलब है कि जैसे हथौड़े के चोट लगने से या गाड़ी के पहिए से कुचल जाने से। डायरेक्ट के मतलब होता है कि डायरेक्ट संपर्क में आने से, जैसे आपके ऊपर कोई वजनदार जो है पत्थर गिर गया पैर पर, हाथ पर, या आप जो है हथौड़ा मार रहे हैं वजनदार और वो अचानक से आपके हाथ पर लग जाए, या फिर जो है गाड़ी के पहिया आपके पैर पर, हाथ पर या शरीर पर चढ़ जाए, तो ये डायरेक्ट संपर्क में आने से जो है इस प्रकार के डायरेक्ट वायलेंस से जो है होता है, मतलब प्रत्यक्ष चोट से, समझ गए ना। तो ये है पहला कारण। दूसरा कारण है मस्क्यूलर एक्शन है, मतलब मांसपेशियों के बल द्वारा, मांसपेशियों के समूह पर दबाव पड़ने की वजह से हड्डियों से जुड़े हुए तंतुओं के साथ हड्डियों के टुकड़े भी साथ में खिंच जाते हैं, जैसे मांसपेशिया में झटका लगने की वजह से घुटने की चक्की का टूट जाना, ठीक है ना।
देखिए, मांसपेशियों के बल द्वारा एक कारण होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक से जो है जोर के झटका या आप इधर उधर करने से खिंचाव आ जाता है, जिससे होता यह है कि आपका जो चूँकि मसल्स है, तो वो मसल्स क्या होता है कि हड्डी को, मसल्स का जो फाइबर है, जो तंतु है, वह हड्डी के साथ कस के पकड़ा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही मांसपेशी खिंचाव आता है उसमें, तो वो क्या करता है कि जोर से जैसे ही झटका लगेगा, मांसपेशी खींचेगा, तो हड्डी को वह पकड़ा हुआ है, तो वह भी अपने साथ हड्डी को भी खींच लेता है। समझ गए ना? तो यह मांसपेशी के बल द्वारा अस्थिभंग होता है। समझ गए? चलिए तीसरा देखिएगा, अस्थि बंधों के बल द्वारा, लिंगामेंट के फोर्स द्वारा। जब शरीर के किसी ओर मुड़ने से हड्डियों के अस्थिभंग पर दबाव पड़ने से खिंचाव जाते हैं, जिसके कारण अस्थि में दरार पड़ जाए। जैसे ठोकर लगने की वजह से टांग के नीचे का भाग या टखने की हड्डी में दरार पड़ जाना। ठीक है ना? देखिए, अस्थि भंग का मतलब है कि जहाँ पे लिंगामेंट है, जहाँ पे आपका हड्डी जुड़ा है, वहाँ से जो है क्या होता है कि आप इधर उधर ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा इधर उधर नचने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ जो है ज़्यादा आप बल लगाएंगे तो वो नच जाएगा, ज़्यादा नच जाएगा। और ज़्यादा नच जाएगा मतलब हड्डी में खिंचाव आ जाएगा, उस लिंगामेंट में खिंचाव आ जाएगा, वहाँ पर दरार पड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो है आपका अस्थियो भंग, लिंगामेंट जहाँ पर हड्डी जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर इधर उधर मूवमेंट ज़्यादा बल के साथ करने में होता है। समझ गए ना? चौथा है अप्रत्यक्ष चोट, मतलब इनडायरेक्ट फोर्स। अप्रत्यक्ष चोट का मतलब है कि जैसे हंसली की हड्डी आदि। समझ गए ना? जैसे देखिए यहाँ पे जब किसी व्यक्ति के फैले हाथ के बल गिरने की वजह से हड्डी टूट जाते हैं या चोट लगे स्थान से हटकर टूट जाती है, तो ये जैसे कॉलर बोन, जैसे आपके कॉलर बोन जो होता है ना आपके गर्दन के नीचे, तो जैसे आप अचानक से कहीं गिरेंगे और सीने में चोट लग जाएगा, मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट, मतलब आप जो है जा रहे हैं कहीं पर, चल रहे हैं, अचानक से गड्ढा आया, वहाँ पे पैर पड़ गया और पैर पड़ने से आपका पैर मुड़ गया, आपका पैर जो है मुड़ गया। तो ये भी एक प्रकार के जो है क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, जिसमें आप डायरेक्ट किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, या तो कहीं गिरते हैं या किसी चीज़ से जो है आप जा रहे हैं टकरा गए, तो ये सब जो है आपके अप्रत्यक्ष चोट के कारण होने वाला अस्थिभंग है। चीज़ को समझ गए? चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चिन्ह व लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स देखिए कि अस्थिभंग टूटने के बाद कौन कौन से लक्षण दिखता है। समझ गए ना? तो पहला है हड्डी टूटता है, तो जानते हैं कि दर्द जो है अस्थिभंग का प्रमुख लक्षण है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। छूने पर प्रभावित अंग में दर्द होगा, जहाँ भी टूटा होगा फ्रैक्चर, वहाँ छूइएगा तो दर्द होगा। दर्द लगातार बढ़ते जाएगा। समझ गए ना? और जब तक कि अस्थि के भाग को गतिहीन नहीं किया जाए, मतलब जब तक दर्द रहेगा तब तक, जब आप उसको पक्का प्लास्टर या बैंडेजिंग नहीं कर देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट लक्षण होता है छूने या हिलाने पर भी दर्द होता है। ठीक है? अस्थिभंग के स्थान पर सूजन होता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है। समझ गए? नेक्स्ट है आपका देखिएगा, क्रैक की ध्वनि सुनाई देना या हड्डियों की आपस में रगड़ महसूस करना, जिसे क्रैप्टिस कहते हैं। जहाँ भी टूटा होगा तो वहाँ पे जो है क्रैक की सुनाई देगा, या फिर जो है रगड़ करने पर जो है आपस में जो है रगड़ महसूस होगा, तो उससे जिससे हम लोग क्रैप्टिस कहते हैं। तो ये लक्षण होता है हड्डी टूटने के बाद। ठीक है? निदान क्या है? तो जानते हैं इसके लिए डायग्नोसिस में शारीरिक परीक्षण होगा, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई होता है, ये सब निदान है। समझ गए? जो कि हड्डी टूटा। जटिलता क्या होगा? देख लीजिए, जैसे नर्व डैमेज, अगर भयंकर चोट लगा है हड्डी में तो नर्व डैमेज कर देगा। वाहिनियों का भास्कुलर डैमेज, जैसे जिसके द्वारा ब्लड बहता है उसको डैमेज कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि हड्डी से उस पर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उसके बाद है हड्डी टूटने के साथ अगर गंभीर हड्डी टूटा है तो घाव होगा, और उससे जो है आपके ब्लडिंग होगा, बहुत सारे तरल निकल जाएगा, तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है। परमानेंट डिफॉर्मिटी, अस्थायी विकृति, जैसे विकलांगता हो सकता है, इससे गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। ठीक है? चलिए इसका प्राथमिक उपचार देख लीजिए। यहाँ पे प्राथमिक उपचार क्या होता है? बाहरी रक्तस्राव के लिए देखिए, अगर हो तो डायरेक्ट प्रेशर या एलिवेशन विधि से उपचार करें। अगर अस्थिभंग के समय अगर जोरदार टक्कर लगा है, चोट लगा है, जहां से ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो ब्लीडिंग के रोकने के लिए डायरेक्ट प्रेस करें, उसको दबाव डालें या एलिवेशन विधि से उपचार करें। ओके? दूसरा है अनावश्यक घायल को न हिलाएं जब बहुत अधिक आवश्यक न हो। बिना मतलब के जो घायल है उसको नहीं हिलाना चाहिए, उसको हड्डी को गति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको और ज़्यादा दर्द होगा। कभी भी हड्डियों को उनकी समान अवस्था में लाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, तो फर्स्ट एड में आपको ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर की तरह हड्डी को एक समान अवस्था में लाया जाए। ठीक है ना? अगर चोटिल अंग को गतिहीन करना हो तो तकिए, मैगजीन या ड्रेसिंग से सहारा दे सकते हैं। जहाँ भी चोट लगा है तो उस चोटिल अंग को जो है अगर आपको गतिहीन करना है, आराम दिलाना है, तो तकिए, ड्रेसिंग या मैगजीन जो है दे सकते हैं सहारा में। ठीक है?
पाँचवा है फर्स्ट एड में अस्थि भंग के स्थान से नीचे रक्त संचार का संचरण चेक करें कि ब्लड जहाँ अस्थि भंग हुआ है वहाँ कोई नर्व या कोई भस्कुलर मतलब तंत्र वाहिकीय जो है जिससे ब्लड जा रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, इसको चेक करना चाहिए। घायल को दिलासा व सहारा देना चाहिए, ठीक है ना। और तमाम चीज़ें आप जो है फर्स्ट एड में जोड़ सकते हैं। किसी का हड्डी टूटा है तो आप और क्या क्या मदद कर सकते हैं इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे 6 पॉइंट है, आप इसको 15 पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शानदार है, इंपॉर्टेंट है। औषधि क्या है, औषधियों को देने के मार्ग लिखे और औषधि देने के जो रूल्स है, नियम है, उसको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं औषधि क्या होता है। देखिए, किसी रोग का उपचार अथवा रोग से बचाव हेतु दिया जाने वाला रासायनिक पदार्थ औषधि कहलाता है। देखिए रासायनिक पदार्थ तो बहुत सारा है, बम हो गया, पॉइजन हो गया, बहुत सारे चीज़ हो गया जो कि कीटनाशक पदार्थ हो गया, सब औषधि सब जो है क्या करता है कि और रासायनिक पदार्थ से ही बनता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोगों के उपचार या रोगों से बचाने के लिए किया जाता है वही जो है औषधि होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वह किसी रोग के उपचार अथवा रोग से बचाव हेतु दिया जाने वाला रासायनिक पदार्थ औषधि कहलाता है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए कौन कौन से मार्ग से औषधि दिए जाते हैं। हम तो ये कितना बार करा चुके हैं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पूछता है। तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए दवाइयों को उनके स्वरूप और प्रभावों के अनुसार रोगी को दिया जाता है। दवा के पात्र या उसकी पैकिंग पर दवा देने के तरीके संबंधी निर्देश लिखे होते हैं। दवाइयों को निम्न मार्गों से दिया जाता है। देखिए जब आप पाउडर लेंगे या कोई ऑइंटमेंट क्रीम लेते हैं या फिर जो है आप कोई पिल्स लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं तो सबके दवा पर किस कैसे गोली को खाना है, कहाँ कैसे जो है इस दवाई को देना है पेशेंट को, उस पैकेट पर लिखा होता है। जैसे IM मार्ग IM लिखा होता है या IV लिखा होता है इंजेक्शन पर, या आपको जो है अगर कोई आपको वैजिनल इन्फेक्शन से बचाने के लिए दवाई है तो वहाँ पे लिखा होता है यूज फॉर वैजिनल, यानी वैजिना योनि में रखने वाला होता है जो इंसिनरेशन होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से तमाम जो है दवाई के पैकिंग पर लिखा होता है जो उसके स्वरूप और उसके प्रभाव के अनुसार रोगी को दिया जाता है। सबका मार्ग के से अलग अलग प्रभाव भी है और सबका अलग अलग स्वरूप होता है जिसके कारण सबको अलग अलग मार्ग से दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए कौन कौन मार्ग है। पहला है मुख मार्ग, ओरल रूट। ओरल रूट का मतलब है कि जैसे यह सबसे आसान होता है, सरल होता है, सुरक्षित एवं समान मार्ग होता है। जो ओरल रूट होता है ना, यह आसान होता है, आराम से गोली के पैकेट खोलिए और उसको सीधा गटक जाइए एक गिलास पानी के साथ में, समझ गए ना। यह आसान सुरक्षित होता है, लेकिन इसमें का जो दवा का प्रभाव होता है ना वह थोड़ा धीरे धीरे होता है, चूँकि गोली अंदर जाने के बाद ब्लड में घुलने के बाद थोड़ा उसका रिएक्शन दिखाने में समय लगता है एवं अमाशय रस के द्वारा असक्रिय भी हो सकता है। अब मान के गोली खाएं, अंदर गया और पेट में जो अम्ल बनता है वह उसका असर वहीं पर जो है ख़त्म कर दिया, तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये जो है यही इसका थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है। मुख में कड़वा लग सकता है, रोगी के जो झिल्ली होता है उसमें इरिटेशन हो सकता है, इसीलिए बहुत लोग जो है गोली लेने से भागता भी है, देखते हैं ना। तो ये जो है ओरल रूट होता है, मुखीय मार्ग, समझ गए। दूसरा होता है निरोपण। निरोपण मतलब होता है कि मलाशय में गुर्दावर्ती इंसरेशन का मतलब होता है निरोपण करना। जैसे मलाशय में गुर्दावर्ती को प्रवेश करना, समझ गए ना, समझ गए कि मलाशय में गुदवर्ती को प्रवेश कराना, औषधि को शरीर के छिद्रों में प्रवेश कराना ही निरोपण कहलाता है। जैसे योनि में एवं मलाशय में दवाई डालना, ठीक है ना। जैसे अगर किसी फीमेल को वैजिना में इन्फेक्शन है तो डॉक्टर उसको एक गोली देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने वैजिना में, अपने छिद्रों में, अपने वैजिना में इसको रखिएगा। या मलाशय में किसी को इन्फेक्शन आता है तो उसे जो है एक दिया जाता है गोली, कहा जाता है कि इसको रखना है, ठीक है ना। या इसी विधि के द्वारा जो है क्या किया, इसी इंसरेशन विधि के द्वारा जो है मलाशय गुर्दावर्ती माध्यम से आंत को सफाई भी किया जाता है, समझ गए ना। तो ये इंसिनरेशन निरोपण हो जाता है, जो दवाई लेकर सीधा वहाँ पे रख दिए, इंसर्ट कर दिए, ठीक है ना। तो ये निरोपण विधि हो गया। दूसरा विधि है, देखिए तीसरा विधि है इंस्टिलेशन, निवेशन है। निवेशन का मतलब होता है कि तरल औषधि को बूंद बूंद करके शरीर के किसी गुहा में डालने को निवेशन कहते हैं। जैसे आँख, कान, नाक, ये सब छिद्र है, ये सब गुहा है, इस समय जो है बूंद बूंद करके दवाई भी डालते हैं, ड्रॉप वगैरह। तो ये सब जो होता है ये आपके निवेशन इंस्टिलेशन विधि द्वारा डलाया जाता है, ठीक है ना। ये मार्ग होता है इंस्टिलेशन, ओके।
चौथा है मालिश। मालिश का मतलब हो गया कि जैसे किसी को खुजली, दाँत खाद खुजली है, किसी को दर्द है, समझ गए ना, तो ये सब जो है मालिश करने वाला, जैसे ऑइंटमेंट, बहुत सारा क्रीम आता है, तो ये सब जो है ऑइंटमेंट जो है इनक्शन मतलब मालिश मार्ग के द्वारा शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, पांचवा मार्ग है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है आरोपण। इसमें औषधि को शरीर के ऊतकों में ठोस रूप में आरोपित किया जाता है। इसमें क्या होता है इम्प्लांटेशन में कि कोई दवाई लिए और शरीर के ऊतक में इसे जो है जाकर रख देते हैं और ये जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है, समझ गए, आरोपण। छठा मार्ग है इनहेलेशन, अंतः श्वसन। इसमें जो होता है श्वसन मार्ग से जो है श्वसन के थ्रू जो है दवाइयों को, प्रभावी औषधियों को भेजा जाता है, समझ गए, और यह जल्दी से प्रभाव दिखाता है। जैसे अगर किसी को दमा वाला, अस्थमा वाला पेशेंट होता है तो देखते होइएगा उसको क्या किया जाता है कि नेबुलाइजर में दवाई भर के और उसे जो है इनहेल कराया जाता है, खिंचाया जाता है अंदर की तरफ, और उसको जो है अस्थमा में मदद करता है, श्वसन को फ्रेश करता है, समझ गए ना। उसी प्रकार से एनेस्थेसिया में भी सुंघाया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है, समझ गए ना। तो यह श्वसन के माध्यम से ली जाने वाली दवाई होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सातवां है टीका लगाने या अंतरेतर मार्ग से औषधि देने। अब जो सातवां मार्ग है वो है आपका पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में जो होता है या विभिन्न चीज़ें होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 5 नंबर में सीधा जो है आपसे पेरेंटल रूट भी पूछ सकता है। तो पेरेंटल रूट में जो है विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन जो दिया जाता है वह कौन कौन माध्यम से दिया जाता है, जिसमें वैक्सीन वगैरह या बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह होता है, तो जो है दिया जाता है पेरेंटल माध्यम से। देख लीजिए, पहला है इंट्रामस्कुलर जो कि मांसपेशी, मांस में दिया जाता है। सब क्यूटेनियस है जो कि त्वचा के नीचे स्थित ऊतकों में दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है बाहरी त्वचा है, मतलब अंतः त्वचीय, मतलब बाहरी त्वचा के नीचे दिया जाता है, समझ गए ना, तो यह अंतः त्वचीय। उसके बाद इंट्रावेनस है, मतलब जो सीरा होता है, आईवी जो होता है, उस आईवी में दिया जाता है, सिराओं में, तो ये जो है आईवी हो गया। अगर आपको इंट्रा स्पाइनल है, मेरू रूज में अगर स्पाइनल में इंजेक्शन दिया जाता है उसे इंट्रा स्पाइनल कहते हैं, मेरू गुहा में, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रा ऑसियस है, मतलब अगर बोन मैरो अस्थि में देना हो तो अस्थि मज्जा में देते हैं, इंट्रा ऑसियस, इंट्रा ऑसियस, समझ गए ना। नेक्स्ट है आपका इंट्रा आर्टियल हो, अगर धमनी में अगर इंजेक्शन लगाना हो तो इंट्रा आर्टियल होता है जो कि धमनी में लगाया जाता है, ओके। उसके बाद है अंतर उदरावर्णीय, इंट्रा पेरेंटल। इंट्रा पेरेंटल के मतलब है कि उदर गुहा में इंजेक्ट करना ही इंट्रा पेरेंटल कहलाता है, समझ गए। उसके बाद अगर हृदय में लगाना हो, इंट्रा कार्डियक होता है, हृदय के पेशी में, तो ये सब पेरेंटल रूट है। और पेरेंटल रूट में और होते हैं जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समझ गए ना, ये भी एक पेरेंटल रूट ही होता है, ओके। तो ये सब जो है आपका हो गया, समझ गए ना, तो ये आपका यहाँ पे देख लिए। चलिए अब आपका दवाई देने के मार्ग कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ गिविंग मेडिसिन, मतलब दवाई देने के क्या क्या सिद्धांत है, कौन कौन से नियम है उसको। तो देखिए आप ये 5 रूल याद रखिएगा, तो दवाई देने के सिद्धांत या नियम पूछेगा, इस 5 रूल को लिख दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 5 सही नियम कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए 5 सही नियम के पालन से दवाइयाँ सुरक्षित रूप से देना सुनिश्चित किया जाता है। अगर ये 5 नियम का आप फॉलो करते हैं दवाई देते समय, तो वो दवाई जो है सुरक्षित तरीके से पेशेंट को आप दे सकते हैं, ठीक है। पहला होता है, देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ, इस सब में मैं 4-4, 5-5 पॉइंटें आपको खुद लिखना पड़ेगा, मैं कई बार करा चुका हूँ। तो इसमें सब में जो है आपको 4-4, 5-5 पॉइंटें जो है सब में लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ठीक है। चलिए देखिए सही मरीज या रोगी का पहचान, आप एक सही मरीज रोगी का पहचान कैसे करेंगे, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ये दवाई का नियम है, ठीक है। दूसरा नियम है यहाँ पे देखिए, सही दवाइयाँ, सही रोगी के बाद जब सही रोगी का आप चयन कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको सही दवाई का भी चयन करना पड़ेगा कि कौन सी दवाई किस पेशेंट के लिए है, ठीक है ना। दूसरा हो गया सही दवाई। अब सही दवाई का जब आप चयन कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है, आप सही खुराक का या सही मात्रा का चयन करते हैं कि किसको कितना डोज देना है, समझ गए ना, क्योंकि बालक, बच्चे, वयस्क, बूढ़े सब में अलग अलग खुराक होता है, समझ गए। तो खुराक आप कैसे चयन करेंगे, ये वाला है। चौथा है सही समय, राइट टाइम। अब खुराक का चयन कर लिए तो वो दवाइयाँ किस समय देंगे, जैसे खाने से पूर्व मतलब AC, खाने के बाद मतलब खाने के बाद मतलब समझ सकते हैं ना PC, ये सब जो है खाने का तरीका होता है, समझ गए ना। सही समय का चयन करेंगे, या BD बोथ टाइम, समझ गए ना, होरा सोमनी सोते समय, तो ये सब खाने का समय होता है, समझ गए। जैसे 8, 2, 10, 6, 12,
6 12 6 12, ठीक है ना, ये सब जो है टाइम होता है आपका देने का, ठीक है। चलिए अब पाँचवा और लास्ट जो नियम है वो है सही विधि या सही मार्ग। तो ये 5 नियम आपको याद रखना पड़ेगा। सही मरीज, सही दवा, सही खुराक, सही समय, सही मार्ग मतलब रास्ता, समझ गए ना। तो ये 5 आपको याद रखना पड़ेगा और आपका दवाई देने का नियम प्रिंसिपल 5 रूल्स समाप्त हो गया, समझ गए। अब इसको कैसे कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन कैसे कैसे आप सही मार्ग चयन करेंगे, कहीं कैसे सही मरीज का चयन करेंगे, कहीं कैसे सही समय का चयन करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।